हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 10 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस लेके आया हूँ, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत जल्द हेल्प करने वाला है। तो कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एग्जाम का पहला प्रश्न जो हमें मिला है वो है, सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह विषम मिश्रण होता है, इसके कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। इसे समांगी मिश्रण होता है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। चलिए समझते हैं, ध्यान समझिएगा। निलंबन ऐसे कण होते हैं जहां एक द्रव के थोक में फैले होते हैं। निलंबन के कण बड़े होते हैं और नग्न आंखों या माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। निलंबन विषमांगी मिश्रण होते हैं, जिसका अर्थ है कि घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जब बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाता है तो निलंबन में कण अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। निलंबन में कणों को निस्पंदन या अपक्षेपण द्वारा अलग किया जा सकता है। यदि बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाए तो निलंबन में कण समय के साथ बस जाएंगे। निलंबन के उदाहरणों में पानी, रेत में आटा और पानी में चाक शामिल हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर होगा सही हमारा ए और बी दोनों। तो आंसर सही क्या होगा, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फोकस के पीछे, केंद्र वक्रता पर, दर्पण के पीछे, फोकस पर। समझिए, दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो आपको ध्यान रखना होगा दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यह अवतल दर्पण के लिए एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि आभासी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे अगर किस स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो जब वो ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है एपीकल्चर में किसे पाला जाता है, तो हनी बी या मधुमक्खी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसे। एपीकल्चर का अर्थ है मधुमक्खी पालन। इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है ताकि शहद और मोम प्राप्त की जा सके। आगे पढ़िए ध्यान से। कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन है, कपड़ों को रंगीन करने के लिए, पानी को कठोर बनाने के लिए, पानों को मृदु बनाने के लिए, कपड़ों को भारी बनाने के लिए। ठीक है, पहले समझते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम में पूछा गया है कि धावन सोडा का सूत्र, तो आप क्या लगाएंगे। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बच्चों, Na2CO3, जो करता है पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर पानी को मृदु बनाता है। ध्यान रखिएगा, धावन सोडा क्या करता है, धावन सोडा पानी को सॉफ्ट या मृदु बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। अगला प्रश्न है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला पढ़िए, यह बहुत टाइट कसकर भरा होता है, इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है, ये जेली फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए, यह बहुत टाइट कसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता है कि इसकी कोशिकाएं ढीली ढाली होती हैं और इनके बीच इंसुलेटर मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी टाइट या कसी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है। प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट। जीरो अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट होते हैं, मुझे ध्यान रखना, जिनका पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। केले का पत्ता या पुनः उपयोग योग्य प्लेट, एक बार इस्तेमाल होने वाले कप, थर्माकोल सामग्री। तो आप समझदार हैं, केले का पत्ता या पुनः उपयोग होने वाली प्लेट जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत आती है, इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, समझिए ध्यान से। जीरो वेस्ट अवधारणा का उद्देश्य कचरे को न्यूनतम या शून्य तक लाना है। इसमें प्राकृतिक, जैव अपघटनीय और पुनः उपयोग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। केले का पत्ता प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, पर्यावरण के अनुकूल है। रीयूजेबल प्लेट बार बार यूज की जा सकती है, जिससे कचरा उत्पन्न नहीं होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखें, अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? अनाहत सिंह। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसे पीएसए अवार्ड मिला है अनाहत सिंह को। विस्तार जान लेते हैं, चलिए इस प्रश्न का विस्तार देखिए। जून 2025 में घोषित पीएसए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड 2024-25 में भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और मंगोलिया, भारत और अमेरिका, भारत और जापान, मंगोलिया और रूस। इसका हम पहले उत्तर जान लेते हैं बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत और मंगोलिया, यानी आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, विस्तार समझते चलिए। इस प्रश्न का ध्यान से एनालिसिस देखिएगा। खान कोस्ट अभ्यास मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति संस्थापना सैन्य अभ्यास है। इसमें कई देश भाग लेते हैं। यह मूल रूप से 2003 में कब? ये मूल रूप से 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था और 2006 में यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया है। इसमें भारतीय सेना सहित कई देश की सेना भाग लेती हैं। ये भारत, अमेरिका, मंगोलिया और सैन्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य शांति अभियानों के लिए तैयारी और अंतर संचालन को बढ़ाना है। यह कौन सा एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं? ध्यान रखिएगा। संस्करण किस क्रम का है? ध्यान रखिएगा, ये किस क्रम का संस्करण है? 22वां। खान कोई 2025 अभ्यास मंगोलिया में 14 जून से 28 जून 2025 तक आयोजित किया गया था, जो कि उलान बटोर के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हुआ है। भारतीय सेना की ओर से 40 सैनिकों का दल, कितने सैनिकों का? 40 सैनिकों का दल अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसका मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन ने भाग लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, समझिएगा। फरवरी 2025 को आयोजित एआई समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पेरिस। ध्यान रखिएगा, ये पेरिस में हुआ था, इसमें भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 11 फरवरी 2025 को पेरिस, फ्रांस में श्रृंखला में अगला शिखर सम्मेलन एआई समिट की मेजबानी भारत फरवरी 2026 में दिल्ली में करेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, अगला समिट कहाँ होगा? हमारे देश भारत में, और कब? फरवरी में, और किस शहर में होगा? दिल्ली में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है, फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आंकड़ों या डाटा से प्रश्न बन रहे हैं 102, तो आपको आर्थिक परिदृश्य अच्छे से पढ़कर जाना होगा। ठीक है, तो समझते इस प्रश्न को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने खेल और युवा कार्यक्रम को टोटल कितना बजट दिया है? 3,794 करोड़। तो याद रखना, आपको कितना दिया है? 3,794 करोड़। तो याद रहेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3,794 करोड़। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अब अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन देखें, आर्मन डुप्लांटिस, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच, मैक्स बेरेस्टन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस मिला था? ध्यान रखना, ये अवार्ड दिया गया है आर्मन डुप्लेटिस को। किस दिया गया है? आंसर क्या है? अपना आंसर ए सही हो जाएगा। आंसर क्या है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्मन लेप्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्रश्न है, प्रश्न का ध्यान से समझना, एक्जिम 4 मिशन में किन किन देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे? तो आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले तो, एक्जिम 4 मिशन जो है, इसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। प्रश्न को देखिए, एक्जिम मिशन 2025 में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी देश के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। आपको ध्यान रखना है, कुल कितने देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे? 4। 4 देश कौन कौन से हैं? 4 देश हैं, कौन कौन से बच्चों? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। कौन कौन है? पोलैंड और हंगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कीचन और मैनार आर्द्रभूमि किस राज्य की हैं, जिन्हें हाल ही में रामसर कन्वेंशन स्थल के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा,
ये सारी की सारी दोनों की दोनों किस राज्य की हैं? राजस्थान की हैं, खीचन और मेनार। आगे पढ़ते हैं ध्यान से। लिए तो एग्जाम में पूछे मेनार कहाँ? उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी की एक मानसूनी आर्द्रभूमि है जो ब्रह्म सरोवर के जुड़ी हुई है। खींचन यह फलौदी जिले में स्थित है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1 मई से 7 मई, 5 जून से 11 जून, 1 अगस्त से 7 अगस्त। समझते ध्यान से। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि भारत में फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सप्ताह कब मनाया जाता है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। चलो इसको समझ के लेते हैं। चलो है भारत में नेशनल फायर सर्विस वीक हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन विशेष रूप से फायर फाइटर्स को समर्पित है क्योंकि इसी दिन 1944 में बंबई में डाक विस्फोट में हुए शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस सप्ताह का उद्देश्य आग से सुरक्षा, जागरूकता और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना है। 2025 की थीम सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें, यूनाइट टू इग्नाइट फॉर ए सिक्योर नेशन। ठीक है। कब से कब? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? सहयोगपुर मध्य प्रदेश, चांदीपुर उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पोखरण राजस्थान। ठीक है बच्चों, गलती मत करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सहयोगपुर मध्य प्रदेश। गलती मत करिएगा। पोखरण से याद क्या रखेंगे? दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ हुए हैं? पोखरण में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अपने रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण कहाँ होता है? चांदीपुर उड़ीसा में। पर डीआरडीओ की स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप का प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? सहयोगपुर मध्य प्रदेश से। पढ़िए डिटेल ध्यान से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के सहयोगपुर में सहयोगपुर परीक्षण स्थल से 3 मई 2025 को किया गया, जहां इसे लगभग 17 किलोमीटर ऊंचाई तक लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखिए। उद्देश्य यह प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे उच्च ऊंचाई वाले अनुप्रयोगों के लिए है। भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। विकास इसे उत्तर प्रदेश की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है। 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? ठीक है, हमसे क्या पूछा? टाइम पीरियड। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, आपको फिजिक्स के सभी फॉर्मूले याद कर लेने होंगे। ठीक है, तो आपको आवर्तकाल पूछा गया है और क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है? आपको हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है बेटा? 0.004 सेकेंड। ठीक है, तो आपको आवर्तकाल, ध्वनि, प्रकाश को फोकस रखना होगा और चुंबक को अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्षों की आयु तक के बच्चों को ओआरएस और जिंक का वितरण किया जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम ऑप्शन देखें। 0 से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 0 से 10 वर्ष तक, केवल नवजात शिशुओं को। पहले विस्तार जान लेते हैं बच्चों। वो आंसर ध्यान समझिएगा बच्चों। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 ओआरएस, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट और 14 जिंक टैबलेट वितरित की जाएंगी। अगर अलग से पूछा जाता है, ध्यान रखें कितने टैबलेट, तो 14 जिंक टैबलेट और कितने ओरल सॉल्यूशन, 2 ओआरएस सॉल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, समझे। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है। ठीक है, जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 बन गया है। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना और ई स्पोर्ट जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने वाले विधेयक 2025 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS की वर्तमान प्रमुख कौन है?
ब्लेज मैट्रोवेली, सर रिचर्ड मूर, एलेक्स यंगर और केन मैकमेलम। ध्यान समझिएगा। वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख हैं ब्लेज मैट्रोवेली, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को सर रिचर्ड मूर का स्थान ग्रहण किया है। याद रहेगा। तो MI6 की वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान है ब्लेज मैट्रोवेली। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य 7 SDG 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है, के तहत हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली तक पहुंच है? ठीक है। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में वैश्विक स्तर पर बिजली की पहुंच 92%, 92% हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कार्बनिक आयन से है, यानी अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है। और किससे संबंधित है? ये कार्बन से। आपको अच्छे से सब पढ़ के जाना है। ध्यान से पढ़िएगा। कार्बन यौगिकों की भी किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बंध, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है संयोजकता? 4। ठीक है। और सबसे अधिक संयोजकता वाला, सबसे अधिक श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजक। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता? वायु, पानी, प्रकाश और पशु। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसके विस्तार को। पर परागण में परागण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। प्रकाश केवल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, परंतु यह परागण का साधन नहीं है। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे उसकी विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार, घर्षण बल, चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें पहले। सीधी बात है, घर्षण बल नहीं लगेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बल नहीं लगेगा। लगेगा कौन सा? कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार। तो याद रखिएगा, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कौन सा भार काम, विपरीत दिशा में कौन सा बल काम करेगा? कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ध्यान से। साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी ट्यूबुलर संरचना किस कोशिका की होती है? एंडोप्लाज्म, रेक्टिकुलम, गोल्जी तंत्र या गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि ए। याद रहेगा। तो साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना कायम होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंड डोरिगटन सैंड मास्टर क्या है? फ्रेंड डोरिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसे दिया गया है? सुदर्शन पटनायक, रविशंकर, रामवी सुतार, बमन ईरानी। तो विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्ट कलाकार सुदर्शन पटनायक। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, आप चर्चा में रहते हैं। इनका नाम क्या? सुदर्शन पटनायक, पहले इंडियन जिन्हें क्या मिला है? फ्रेंड डोरिगटन सैंड मास्टर अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है। भोजन जब गर्म होता है उसकी गंध दूर दूर तक फैलती है, क्यों? ठीक है, विस्तार समझे पहले। जब भोजन गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से भोजन से निकलने वाली गंध की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ये कण हवा में तेजी से फैलते हैं, इसलिए गंध दूर तक महसूस होती है। तो याद रहेगा क्या? जब भोजन गर्म होता है इसकी गंध फैलने के कारण भोजन के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता +2 होती है? हाइड्रोजन की, हीलियम की, बेरिलियम की और लिथियम की। आपको ध्यान रखना है इनमें से किसकी संयोजकता +2 होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेरिलियम। तो ध्यान रखिएगा, बेरिलियम जो है, बेरिलियम आवर्त सारणी के कई क्षारीय धातु समूह 2 में आता है। इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिरता प्राप्त करने के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता +2 है। अन्य विकल्प देखें, हाइड्रोजन संयोजकता +1, लिथियम संयोजकता +2, हीलियम पूर्ण ऑक्टेट होने के कारण संयोजकता 0 होती है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है।
अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था, तो आपको ये अच्छे से सूत्र याद करके जाना है। तो बच्चों सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और कैसे बनता है, जब जिप्सम को 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाता है तो क्रिस्टल खो देता है और हम क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। तो पूरी जानकारी ले लीजिए जितना हमें प्राप्त हुआ बच्चों द्वारा, स्टूडेंट हमने क्वेश्चन भेजे थे हमें, तो उसमें ये बताया गया कि एक प्रश्न आया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो हम सुने पूरा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल या गति दिशा क्या होगी। यह नियम मुख्य रूप से विद्युत मोटरों के काम करने के सिद्धांत को समझाने में मदद करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा अपना फ्लेमिंग का नियम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में आपकी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।